हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि इंग्लिश पेडागॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे सभी टीचिंग एग्जाम्स में जो पैसेज आते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से ज़रूर आता है। कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फॉर क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड, मतलब कि लैंग्वेज जो होती है हमारी उसमें क्रिएटिविटी लाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। बाय द फिगर ऑफ स्पीच द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके हम लोग लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हिंदी में आप लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा, तो वो क्या करता है? भाषा की सौंदर्यता को बढ़ाती है। सिमिलरली इंग्लिश में क्या होता है? लैंग्वेज की जो क्रिएटिविटी रहती है, लैंग्वेज की ब्यूटी को कौन बढ़ाता है? फिगर ऑफ स्पीचेस बढ़ाते हैं। एंड आवर एक्सप्रेशंस बिकम मोर इफेक्टिव, और जब जैसे हम लोग जो बात करते हैं तो वो क्या होता है? और ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस आर, फर्स्ट है आपका सिमिली। तो सिमिली क्या होता है? अ सिमिली, इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब इसमें क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं और उनके बीच में कंपेयर किया जाता है। और सिमिली में क्या होता है? ये जो मतलब कंपैरिजन के वर्ड्स हैं, एज, सो, सच एज एंड जस्ट एज, लाइक एट्सेट्रा, इस टाइप के जो कंपैरिजन के लिए वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स बट दे मस्ट बी सिमिलर एटलीस्ट इन वन पॉइंट, लेकिन जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वैसे तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन किसी न किसी एक पॉइंट में क्या है, वो लोग एक दूसरे से कॉमन है और इसीलिए उनमें कंपेयर किया जा रहा है। और जैसे कि इसमें कंपैरिजन के वर्ड्स भी हम लोग यूज़ करेंगे, एज हो गया, सो, सच एज, ये सब कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप वॉज लाइक अ लायन। तो जो राणा प्रताप है वॉज लाइक अ लायन में राणा प्रताप को किसके जैसा बताया गया है? लायन के जैसा बताया गया है। अब लायन की क्वालिटी क्या होती है कि वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना। तो राणा प्रताप को एक तरीके से क्या बताया गया है? स्ट्रॉन्ग बताया है, टाइगर के जैसे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने बोल दिया है कि राणा प्रताप वॉज लाइक अ लायन। ओके। फिर एग्जाम्पल 2 आता है आपका, द नाइट इज एज डार्क एज ब्लैक स्टोन। जो नाइट है वो कितनी डार्क है? मतलब एकदम ब्लैक स्टोन के जैसी डार्क है। तो नाइट मतलब बहुत ज़्यादा डार्क है। इस एग्जाम्पल से हम लोग को पता चल रहा है। अब इसको सिमिली को पहचानने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि देखो, इसमें क्या किया है? लाइक अ का यूज़ किया है, लाइक। तो इसमें ये क्या है? कंपैरिजन का एक वर्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल में है द नाइट इज़ एज डार्क एज ब्लैक स्टोन। तो इसमें एज और एज ये दोनों कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। सिमिली में कंपैरिजन भी किया जाता है, और कंपैरिजन के लिए क्या होता है? वो वर्ड्स भी जो कंपेयर करने के लिए होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड है आपका मेटाफॉर। मेटाफॉर क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अनदर बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। इसमें भी क्या होता है? चीज़ों में कंपेयर ही किया जाता है, लेकिन वर्ड जो रहते हैं कंपैरिजन के वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। सिमिली में जैसे हम लोगों ने यूज़ किया था, ये सिमिली में जो हम लोगों ने यूज़ किया था, एज, सो, सच एज, जस्ट एज, ये सब जो रहते हैं हम लोग उसमें मेटाफॉर में यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, राणा प्रताप वॉज अ लायन। फर्स्ट वाले में हम लोग ने सिमिली में क्या किया था? राणा प्रताप वॉज लाइक अ लायन, तो वहाँ पे लाइक यूज़ किया था, लेकिन इसमें लाइक यूज़ नहीं किया गया। इसमें डायरेक्ट बता दिया गया है कि जो राणा प्रताप है वो लायन है। लाइफ इज़ अ वॉकिंग शैडो, और कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें क्या किया है? कंपैरिजन किया गया है, लेकिन जो कंपैरिजन के लिए वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं। थर्ड है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स, मतलब
कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द फायर स्वॉलोड होल फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो फायर है उसने पूरे फॉरेस्ट को निगल लिया, ठीक। तो क्या मतलब, ये तो हम निगलना किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन की क्वालिटी है। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वॉलो करते हैं चीज़ों को, फूड को, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, ये क्वालिटी किसको दे दी गई है, फायर को दे दी गई है। तो इसमें एग्जाम्पल है द फायर स्वॉलोड होल फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग, मतलब जो उसकी अलार्म क्लॉक है उसके ऊपर चिल्लाती है, येल करती है हर मॉर्निंग में। तो ये किसकी, येल करने किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन की क्वालिटी है। लेकिन ये क्वालिटी यहाँ पे किसको दे दिया गया है, अलार्म क्लॉक को। तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन आपका, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स। फोर्थ हाइपरबोले। तो हाइपरबोले क्या है, ये मतलब हाइपरबोले इज एन एग्जैजरेशन विच मे बी यूज्ड फॉर एम्फेसिस and hyperbole is used to make any boring thing more interesting। मतलब हाइपरबोले में क्या होता है, एग्जैजरेशन किया जाता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। जहाँ पे भी आप एग्जैजरेशन देखेंगे, मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली गई हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा हाइपरबोले होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। शी इज़ सो हंग्री शी कुड ईट अ हॉर्स, मतलब वो इतनी भूखी है कि वो एक हॉर्स को भी खा सकती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया, एग्जैजरेट कर दिया चीज़ को। सेकेंड है माई ब्रेन इज़ अ साइज ऑफ पी, इसने अपने ब्रेन के साइज़ को क्या बताया, पी के जितना बताया, मतलब इतना छोटा बताया। तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला, तो ये भी हाइपरबोले का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिफ्थ है आपका ओनोमेटोपोया। यहाँ पे ना इसकी स्पेलिंग को ये वाली कीजिएगा। तो ओनोमेटोपोया क्या है, ये मतलब इज़ अ स्पीच दैट इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ द थिंग्स। मतलब जैसे हम लोग चीज़ों की जब नेचुरल साउंड बताते हैं, ठीक है, नेचुरल साउंड चीज़ों की बताते हैं, तो वो ओनोमेटोपोया में आती है। जैसे इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग्स डिस्क्राइब्ड, ठीक है। एग्जाम्पल द बजिंग बी, यहाँ पे ये वाला बी होगा, बी वाला बी है यहाँ पे, बी हनी बी वाला बी। तो द बजिंग बी फ्लो अवे, हियर बजिंग। अब ये जो बजिंग है, जो मतलब जो हनी बी की जो साउंड रहती है, तो वो क्या है, ये एक ओनोमेटोपोया है। ये जो बजिंग वर्ड है, जो मतलब कि बी की साउंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, बजिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग कैट को म्यू बोलते हैं, ठीक है, डॉग बार्क्स, तो ये सब क्या होता है, जो नेचुरल साउंड है उसकी बजिंग, बार्क, म्यू, ये सब ओनोमेटोपोया का एग्जाम्पल है, as that is the natural sound of the bee। Alliteration। Alliteration में क्या होता है, it means the repetition of the first consonant sound that occurs in the word। मतलब जो पहली consonant sound होती है वो अकर होती है वर्ड्स में बार बार, तो फिर हम उसे alliteration बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं इसका, फ्रॉम फोर्थ द फैटल। अब इसमें देखिए सबसे फर्स्ट में क्या दिया है, एफ, सेकेंड में भी एफ है, थर्ड में भी एफ है, ठीक, एफ। तो ये जो फर्स्ट वाला एफ है, सेकेंड वाला एफ है, और ये जो थर्ड वाला एफ है, ये आपका क्या होगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। जहाँ पे भी आप देखो कि जो कंसोनेंट साउंड है फर्स्ट वाली वो रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ओ माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है आर, आर और ये भी आर, तो ये क्या होगा, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड ऑफ वॉवेल इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट और पोएट्री। मतलब कि क्या होता है, सेम साउंड ऑफ वॉवेल, वॉवेल की जो साउंड है वो किसी भी लाइन में जो टेक्स्ट का है, मतलब लाइन ऑफ टेक्स्ट और पोएट्री में रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, मैन सेल द वेडिंग बेल्स। तो इसमें जैसे वॉवेल की साउंड कौन सी है, मैन सेल द वेडिंग। एग्जाम्पल में देखेंगे इसमें जैसे है मैन सेल द वेडिंग बेल, तो जैसे मैन है, सेल द वेडिंग बेल, तो ये जो सेकेंड वाला इसका अल्फ़ाबेट है ई, ई और ई,
तो ये क्या है, ये वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड क्या हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे वॉवेल साउंड जो है रिपीट हुआ, तो ये एजोनेंस में आ जाएगा। एजोनेंस में क्या होता है, रिपीटेशन होता है वॉवेल साउंड का। फिर आता है आपका ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, इन ऑक्सीमोरोन टू आइडियाज ऑफ अपोजिट मीनिंग्स आर कंबाइंड, मतलब दो आइडिया अपोजिट मीनिंग के एक साथ कंबाइन होते हैं। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, तो बिटर और स्वीट, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। बिटर का अपोजिट स्वीट हुआ, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। फिर है लव गिव्स प्लीजिंग पेन, तो लव क्या करता है, प्लीजिंग पेन देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब प्लीजिंग और पेन एक दूसरे का अपोजिट हुआ। तो यहाँ पे दो अपोजिट आइडिया थे, एक साथ कंबाइन हुए, ये ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। राइम। Rhyme is a popular literary device in which repetition of the same or similar sounds two or more words usually at the end of line in poems or songs। मतलब कि क्या होता है, राइम एक पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस है जिसमें रिपीट होती हैं सिमिलर साउंड्स। ठीक है, सिमिलर साउंड्स क्या होती हैं, रिपीट होती हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में इन द एट द एंड ऑफ लाइन इन द पोएम्स और सॉन्ग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सिंगल। तो सिंगल वाले इसमें जो टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स हैं राइम के। दिस इज़ अ राइम इन विच द स्ट्रेस इज़ ऑन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड। जैसे आप कोई भी मतलब वर्ड का पहला सिलेबल वाला जब देखते हो, जैसे माइंड, बिहाइंड, तो इसमें क्या, ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं, है ना। माइंड हो गया, बिहाइंड हो गया, ये क्या है, सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये सिंगल मतलब टाइप है राइम का। सेकंड है डबल, तो दिस राइम स्ट्रेस ऑन द सेकंड टू लास्ट सिलेबल। जो ये वाला मतलब आपका राइम है, ये स्ट्रेस देता है सेकंड से लास्ट सिलेबल वर्ड्स के लिए, जैसे टोस्टिंग और रोस्टिंग। तो यहाँ पे जो मतलब आपका स्ट्रेस चालू होता है, तो ASTING जैसे इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये मतलब सेकंड से पूरा लास्ट तक जा रहा है। ठीक, तो आपका सेकंड सिलेबल से ले करके पूरा लास्ट तक जा करके उसमें वो देता है, मतलब स्ट्रेस देता है। थर्ड है आपका डैक्टाइलिक। दिस लाइन स्ट्रेस ऑन थर्ड टू लास्ट सिलेबल, मतलब कि ये वाला जो रहता है इसमें थर्ड सिलेबल से ले करके लास्ट सिलेबल तक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डैक्टाइलिक हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे टेरेबल, तो टेरेबल में देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डबल आर से मतलब स्टार्ट होकर के पूरे लास्ट तक में इसमें ख़त्म हो रहा है, टेरिबल, टेरिबल। तो आप लोग अलग अलग ऐसे करके बोलते हैं। तो इसमें 3 सिलेबल आए, तो इसमें थर्ड से लेकर के पूरा लास्ट सिलेबल तक जाता है। और टोस्टिंग और रोस्टिंग ये 2 सिलेबल वर्ड होते हैं, तो इसमें मतलब ये डबल वाला आएगा राइम। तो राइम के कितने टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स हो गए। सिंगल, जो मतलब कि सिंगल सिलेबल वर्ड्स पे स्ट्रेस दे, वो सिंगल टाइप है। डबल सिलेबल वर्ड्स पे जो स्ट्रेस दे, वो डबल टाइप है, डबल राइम है। और जो डैक्टाइलिक है वो क्या होता है, मतलब थर्ड सिलेबल वर्ड पे स्ट्रेस देता है और थर्ड से पूरा लास्ट तक जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है आपका इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, when the author uses words, phrases to create mental images, it is called imagery. It could be based on our 5 senses like taste, sound, sight, smell, touch. It creates vivid pictures in reader's mind. मतलब ऑथर ऐसे मतलब वर्ड्स या फ्रेज किसी भी पोएम में या स्टोरी में यूज़ करता है जो कि हमारे दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। तो वो क्या होता है, मेंटल इमेजरी होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द लेक्स ऑफ ट्री, बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब जैसे कि ना हम लोग ने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा, सब कुछ गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में पढ़ा, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी उसके बारे में कि कोई गोल्डन डैफोडिल फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स होते हैं, डैफोडिल्स से एक फ्लावर का नाम है।
तो मतलब उस वो कहाँ पे होंगे, लेक के किनारे होंगे, ट्रीज़ के मतलब नीचे होंगे, फिर फ्लटर कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे इन द ब्रीज। तो ये सब क्या हमारे दिमाग में एक इमेज बना रहे हैं कि गोल्डन डैफोडिल्स कैसे रहते हैं, मतलब हाउ गोल्डन डैफोडिल्स लुक लाइक, इट मीन्स साइट, सो इट क्रिएट्स इमेजरी। फिर नेक्स्ट है आपका मेटोनिमी। तो मेटोनिमी में क्या होता है, इट मीन्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ द नेम, दैट इज सब्सटीट्यूटिंग द नेम ऑफ द थिंग्स फॉर द नेम ऑफ द थिंग्स इट एक्चुअली मेंट। मतलब जैसे कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हम लोग कुछ वर्ड्स को ऐसे वर्ड्स के साथ चेंज कर देते हैं जो एक्चुअली उसकी मीनिंग बताता हो। सब्सटीट्यूट मतलब उसमें दोनों में एक्सचेंज कर देते हैं वर्ड्स को। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हो जाएगा ही हैज़ बिकम अ ग्रे हेयर। ग्रे हेयर, ग्रे हेयर मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि ग्रे हेयर किसके लिए यूज़ किया गया होगा, ज़रूर वो ओल्ड पर्सन के लिए यूज़ किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ही हैज़ बिकम अ ओल्ड पर्सन, लेकिन हम लोग ने क्या किया, ओल्ड पर्सन की जगह ग्रे हेयर को लिखा, सब्स्टिट्यूट किया। तो मतलब ये एक ऐसा वर्ड था जो एक्चुअली उसकी मीनिंग थी। फिर सेकेंड है आपका बाबू भाई वॉज एडिक्टेड टू द बॉटल। तो बॉटल हम लोग को पता है कि लिकर के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिकर को किससे एक्सचेंज किया गया, बॉटल से एक्सचेंज किया गया। द प्रेस इज़ अ ग्रेट पावर, मतलब प्रेस को क्या बताया गया है, ये ग्रेट पावर बताया गया है, तो वो पावरफुल को इंडिकेट करता है। द बेंच डिसाइडेड द केस, मतलब जज के बारे में बात कर रहा है। द बेंच डिसाइडेड द केस मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसे उससे मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया दोनों वर्ड्स को। फिर लास्ट है आपका सिनैक्डिकी। इसमें क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू सिग्निफाई होल और वाइस वर्सा इन अ रेटोरिकल मैनर। मतलब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। वाइट हाउस, मीनिंग ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट। तो जैसे हम लोग जो रेसिडेंट है यूएसए प्रेसिडेंट का, उसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ द वाइट हाउस। तो हमने वाइट हाउस सिर्फ बोला तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेसिडेंट ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। मतलब उसका जो रेसिडेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वाइट हाउस हमने उसकी जगह पे यूज़ किया। तो ये हो जाएगा आपका सिनैक्डिकी इसके अंदर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।